तो हेलो गुड मॉर्निंग टू तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी कोई अच्छे होंगे। तो आज एक क्लास में हम लोग एसएसटी को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो सी टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सी टेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 60 मार्क्स यानी कि 60 नंबर का आपका होता है ये एसएसटी के एग्जाम पेपर 2 में, जो बहुत ही जरूरी आपको पढ़ना। तो आज के क्लास में हम लोग मैप के माध्यम से, इमेज के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाएगा। पूरी लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे तो लिखा हुआ भीमबेटका। भीमबेटका से शुरू करते हैं। भीमबेटका का नाम आप सभी सुने होंगे, नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में एक रायसीन जिला है, रायसेन जो जिला है उस जिला में ये भीमबेटका नाम का एक गुफा है। ये किसका नाम है? गुफा का नाम है। उस गुफा ये क्यों फेमस है? तो उस गुफा में पेंटिंग की गई है जो बहुत ही पुरानी पेंटिंग है। यहाँ तक कि माना जाता है वो पूरा पाषाण काल की पेंटिंग है, मध्य पाषाण काल की पेंटिंग है। बहुत ही पुरानी पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है उसमें। लेकिन उसमें कमी क्या है कि उस पेंटिंग में लैंगिक भेदभाव दिखाया गया है। लैंगिक भेदभाव क्या होता है? तो उसमें दिखाया गया, उस पेंटिंग जो बनी हुई है ना, जो चित्रकारी जो बनी हुई है ना, उसमें पुरुषों को दिखाया गया शिकार करते हुए, और महिलाओं को दिखाया गया कि घर की कुछ काम करते हुए, है ना, कुछ मतलब नॉर्मल काम करते हुए। लेकिन पुरुषों को उसमें बलवान दिखाने की कोशिश किया गया और महिलाओं को कमजोर या नॉर्मल दिखाने की कोशिश किया गया। जो उस चित्रकारी से स्पष्ट होता है कि उसमें लैंगिक भेदभाव को दर्शाया गया है। ठीक है। और इस साथ ही साथ एक और चीज याद रखना है कि 2003 में यूनेस्को में इसको धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। तो ये भीमबेटका से बस इतना ही आप याद रखिए। बहुत बड़े एग्जामों में इससे क्वेश्चन सीधे पूछ देता है, इसको ध्यान से देख लेंगे। और भीमबेटका का एक इमेज भी देख लेते हैं। ये है भीमबेटका का इमेज। इस इमेज से आपको स्पष्ट रूप से दिख भी जाएगा। ये देख सकते हैं, ये जो गुफा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको जूम कर देते हैं। ये है भीमबेटका का गुफा, और इस गुफा में चित्रकारी कैसी की गई है तो ध्यान से देखिएगा। ये जो चित्रकारी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चित्रकारी जो किया गया है, ये भीमबेटका के अंदर ही चित्रकारी किया गया है। बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी है। लेकिन बस कमी यही है इसमें कि इसमें लैंगिक भेदभाव को दिखाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे पुरुषों को जो है ये भाला लिया हुआ है, इसे शिकार वगैरह करते हुए दिखाया गया, और महिलाओं को छोटे मोटे काम करते हुए दिखाया गया, पेंटिंग वगैरह या छोटे छोटे काम करते हुए दिखाया गया। ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश का रायसीना जिला का क्या है, ये भीमबेटका गुफा की चित्रकारी है, जो काफी फेमस है। पूरा पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का, यानी पाषाण काल का है। अब ये पाषाण काल क्या होता है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्टोन एज यानी कि जो पत्थर का जो काल था, जो इतिहास में सबसे पुरानी जो काल है, उसी को पाषाण काल कहा जाता है। उस समय की ये चित्रकारी है, यानी समझ सकते हो कि आदि मानव ये द्वारा ये सब बनाया गया होगा। समझ रहे ना। चलो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक में देखेंगे तो यहां पर लिखा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो बहुत सारे अलग अलग राज्य बनाने की मांग होने लगी। उस समय क्या हुआ कि एक आंध्र प्रदेश के, उनका नाम क्या है, पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु जो आंध्र प्रदेश के थे, वो क्या किए कि आंध्र प्रदेश को क्या किए, एक भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग करने लगे। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु भाषा है। तो तेलुगु भाषा के आधार पर उन्होंने बोला कि हमें तेलुगु भाषा के आधार पर एक हमें अलग जगह दे दिया जाए, जिसका नाम आंध्र प्रदेश रहेगा। ठीक है। लेकिन हमारे देश के जो वर्तमान उस समय के ना, उस समय का जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, और ये उनके साथ साथ सरदार पटेल थे, राजेंद्र बाबू थे, और बहुत सारे लोग थे जो संविधान में बैठे हुए थे, संविधान सभा में ये सब काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जो ये पोट्टी श्री रामुलु थे, ये क्या किए, अनशन पर बैठ गए। गांधीवादी विचारधारा का थे। साउथ में इनको गांधी भी कहा जाता है, साउथ के गांधी जी भी इनको कहा जाता है, पोट्टी श्री रामुलु को। ये 56 दिन के अनशन पर बैठ गए, यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ गए। और 56 दिन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु होती है तो जाहिर सी बात है उनके क्षेत्र में, यानी आंध्र प्रदेश में, बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ गया। लोग हल्ला करने लगे कि ये मर गए, हमको भाषा के आधार पर राज्य की दर्जा भी नहीं दिया गया। तो तत्कालीन जल्दीबाजी में ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम तो याद रखना, फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। इसी आयोग ने लास्ट में डिसीजन निकाला 1956 ईस्वी में कि ये भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहली भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अलग अलग राज्यों को बनाया गया। तो उस समय जब देश आजाद हुई थी, या जब अलग अलग राज्यों का गठन किया जा रहा था, तो उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अभी का पूछ देगा तो अभी कितने राज्य है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा, अभी जो है 8 राज्य है और 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
पहले कितना थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो ये किन्होंने ये सब किया था, तो श्री रामुलु थे, उनको भी देख लेते हैं एक बार ध्यान से। यही है श्री रामुलु, जो इनको देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश के, यही जो है इनको साउथ का क्या बोलते हैं, गांधी जी भी बोला जा सकता है। ये क्या किए थे, यही आपका आंध्र प्रदेश, ये देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पे है तेलंगाना। तो इसी आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी क्षेत्र बनाने के लिए पूरी तरह से ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जो लास्ट में इनको आंध्र प्रदेश क्षेत्र अलग दिया ही गया तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है, तेलुगु क्वेश्चन की, और तमिलनाडु की भाषा तो तमिल भाषा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे तो सौर मंडल के बारे में पढ़ना है, तो सौर मंडल को डिटेल से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो एक बार सौर मंडल को पूरी तरह से देख सकते हैं, पूरी तरह से देख लिया जाता है। ठीक है, ये है हमारा आकाशगंगा। सौर मंडल को पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। देखो, आसमान में जितने भी चीजें मान के चलो, सारी चीजों को मिलाकर तो ब्रह्मांड कहा जाता है। उस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगा है। ये इसी तरह आकाशगंगा घूमते रहता है, ये जो आकाशगंगा घूम रहा है ना, देख सकते हैं, इसी तरह आकाशगंगा जो है घूमते रहता है। तो कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है कि आकाशगंगा जो होता है किस आकार का होता है, तो देख सकते हो किस आकार का है, तो सर्पिलाकार। सर्पिलाकार मतलब कहा जाता है कि ऐसे पूरा ऐसे, सर्पिलाकार कैसे होता है, तो ऐसे सर्पिलाकार, ऐसे सर्पिलाकार, देख रहे हो ऐसे ही मूवमेंट कर रहा है। तो आकाशगंगा जो होती है क्या होती है, सर्पिलाकार होती है, समझ रहे ना। तो इसी आकाशगंगा में कौन सा है, हमारा जो सोलर सिस्टम जो है, सौर मंडल जो है, इसी आकाशगंगा में एक जगह स्थिर है। वहीं पर क्या करता है, सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करता है, सारे तारे मंडल परिक्रमा करते हैं इस पूरी आकाशगंगा के। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो मंदाकिनी नाम है। दूसरी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो देवयानी नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, ये है हमारी आकाशगंगा, देख सकते हैं, ये बेहतर तरीके से यहाँ आपको दिख जाएगा पूरा, बहुत ही खूबसूरत है आकाशगंगा। ठीक है, उसके बाद एक एक करके सौर मंडल के बारे में धीरे धीरे एक एक करके समझ लेते हैं। ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सौर मंडल, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है सौर मंडल। यहाँ पर देखेंगे कैसे सौर मंडल जो है मूव कर रहा है, घूम रहा है, देख सकते हैं एक एक ग्रह जो है कैसे घूमता है, कैसे चक्कर लगाता है। ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर रूप से स्पष्ट हो पाएगा। बीच में हमारा है सन, ये सूरज, ठीक है, और एक एक ग्रह यहाँ पर दिख जाएंगे जो कैसे कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे कैसे घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और अच्छी तरह से दिख जाएगा आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रह जो है कैसे परिक्रमा कर रहे हैं सूरज के, सारे ग्रह अपने अपने पाथ पर, यानी अपने अपने रास्ते पर ये घूम रहा है, अच्छे से चक्कर लगा रहे हैं पूरे सूरज की। और उसके बाद उपग्रह भी देखेंगे ध्यान से, जैसे ये हमारी जो है, ये है हमारी पृथ्वी, देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये वाली, इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, जो इसका उपग्रह है, देख सकते हैं। बाकी नजदीक के दो जो ग्रह हैं, ये बुध और शुक्र, इनका क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं होता है, समझ रहे ना। तो एक एक करके अच्छे तरह से सबको समझ लिया जाएगा, बेहतर तरीका समझ जाएगा। बस इसको देख लो कि सोलर सिस्टम कैसे घूमता है, कैसे मूव करता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कैसे घूम रहा है। अब इसको एक एक करके बढ़िया से बेहतर तरीका समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सूरज के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सन है, सूरज है, ठीक है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो सूरज को समझते हैं कि सूरज में पूछता है क्वेश्चन कि सूरज के अंदर कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो दो तरह की गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम सूरज के अंदर पाया जाता है। हाइड्रोजन कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है। तो इसी से सूरज जो है हम लोग को गर्मी देते रहता है, इसका एनर्जी मिलते रहता है, ऊर्जा निकलते रहता है, ठीक है। इसके नजदीक से देखेंगे तो सारे जो ग्रह हैं इसके क्रम से यहाँ से जुड़े हुए हैं सारे ग्रह, ठीक है। एक एक ग्रह को ध्यान से समझ लिया जाएगा। यहाँ से पूरे ग्रह को देख लेंगे एक एक करके। सबसे पहला जो ग्रह है उसको जूम करके थोड़ा सा देख लिया जाता है। सबसे पहला ग्रह देख सकते हैं, बुध ग्रह है, इसको बोलते हैं बुध। उसके बाद ये शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, ये मंगल, उसके बाद आएगा बाहर के ये बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण और वरुण आएगा, ठीक है, याद रखना। ये चार जो ग्रह है, ये बीच में जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह, छोटे 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 डॉट होते हैं, जो मंगल और आपका ये मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में है। मंगल और बृहस्पति बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह है। तो इन क्षुद्र ग्रह के अंदर के ग्रह को बोलते हैं हम लोग आंतरिक ग्रह, और बाहर के बोलते हैं बाह्य ग्रह, याद रखना। इन चारों को क्या बोलते हैं लोग, आंतरिक ग्रह, और इधर इस चारों को बोलते हैं बाह्य ग्रह, याद रखना, ठीक है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, याद रखना, ठीक है। अब जो सूरज जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, तो याद रखना 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूर है। कितना, पृथ्वी से सूरज की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ऑलमोस्ट जो है 14.98 है, लेकिन 15 करोड़ हम लोग मान लेते हैं, 15 करोड़ जो है किलोमीटर इसकी दूरी होती है पृथ्वी से सूरज की, याद रखना, ठीक है।
सूरज के बाद दूसरा कौन सा तारा है जो नजदीक में है? तो याद रखना दूसरी कौन सी तारा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम की एक तारा है, वो सूरज के बाद सबसे नजदीक का तारा है। याद रखना बहुत बार बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जो सन जो होता है ये तारा ही है, सूरज क्या है, तारा ही है। बहुत सारे बच्चे को पता होगा लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे, तो याद रखिएगा सूरज को तारा ही बोला जाता है, ठीक है। ये तारा का ही भाग है, ठीक है, जो काफी नजदीक है, इसीलिए हम लोग को ज्यादा गर्मी देता है या बड़ा रूप में दिखाई देता है, और बाकी जो तारे हैं बहुत दूर है, इसीलिए छोटा सा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, ठीक है। याद रखना सूरज के पास अपनी गर्मी, अपनी ऊर्जा, अपनी प्रकाश, सब कुछ अपना लाइट होता है, याद रखना, समझ रहे किस बार? बाकी कोई भी ग्रह के पास अपनी लाइट या अपनी प्रकाश नहीं होता है, सिर्फ सूरज के पास अपनी गर्मी, अपनी प्रकाश होता है, ठीक है। याद रखना, ठीक है। ये पृथ्वी से कितनी दूरी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, समझ रहे किस बार है। और दूसरी कौन सी तारा जो है, यानी सूरज की तरह दूसरी कौन सी तारा जो है जो नजदीक में है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखना कौन सी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एक और क्वेश्चन पूछता है कि चमकीला तारा किसे बोलते हैं, तो डॉग स्टार, याद रखना डॉग स्टार को चमकीला तारा बोला जाता है, ठीक है। याद रखना अब क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, जो सूरज जो है इसकी लाइट जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, बताओ कितना समय लगेगा, तो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है एनसीईआरटी के अनुसार, या बहुत सारे जगह लिखा रहता है 8 मिनट 20 सेकंड। याद रखना दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया होगा सही होगा, दोनों में से दोनों कभी भी नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, तो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, दोनों याद रखना, ठीक है। समझ रहे किस बार है। अब कभी कभी पूछता है कि प्रकाश की गति जो है कितनी होती है, तो 3 लाख प्रति सेकंड होता है। ये कई बार एग्जामों में नहीं पूछता है, तो उतना जानने की जरूरत है, लेकिन अगर याद करना होगा तो याद कर सकते हैं। 3 लाख, आपका 3 लाख क्या होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से प्रकाश की गति होती है, सूरज की प्रकाश का, ठीक है। ये सूरज के बारे में इतना अगर समझ लेते हैं तो सीटेट के लिए इनफ है, काफी है, समझ रहे ना। अब चलेंगे एक एक ग्रह के बारे में। सबसे पहले समझते हैं बुध। बुध जो है सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह है। कौन सा है, बुध जो है सूरज के सबसे नजदीक ग्रह है, समझ, इसका एक भी उपग्रह नहीं होता है, लेकिन याद रखना बुध जो है सबसे गर्म ग्रह नहीं होता है, ध्यान समझना। उसके बाद क्या है, बुध को पहले और समझ लेते हैं। बुध जो है 88 दिन में अपना जो है परिक्रमा पूरा करता है। अब परिक्रमा किसे कहते हैं, तो सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमा कहलाता है, और अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। याद रखना घूर्णन और परिक्रमण में दोनों में अंतर एकदम स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रहना चाहिए। परिक्रमा हो गया सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाना, और घूर्णन हो गया अपने जगह पर घूमना। तो जो बुध जो है सूरज की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, 88 दिन में कर लेता है, ठीक है। याद रखना बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, समझ रहे, बुध की कोई भी उपग्रह नहीं होता है, बुध अकेले हैं। उसी तरह शुक्र भी जो है, शुक्र आएंगे तो शुक्र जो है उसी तरह पृथ्वी की तरह, बुध की तरह ही इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं होता है। लेकिन शुक्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी पूछता है भोर की तारा, शाम की तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा, बहुत सारे चीजें जो है जितना भी पूछ दे, अगर नहीं आपको पता हो तो सीधे उठाकर शुक्र लगा देना। भोर की तारा, शाम की तारा, पृथ्वी के बहन, पृथ्वी का जुड़वा, तो रहा ना, पृथ्वी के हमशक्ल, कुछ पूछ दे तो ये शुक्र ही होगा आंसर में। शुक्र का उपग्रह होता है, नहीं होता है। शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, याद रखिएगा। और शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, याद रखो, इसके शुक्र के ऊपर CO2 गैस बहुत ज्यादा पाया जाता है। यानी जो शुक्र जो ग्रह है, जो प्लेनेट है, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बहुत ही भारी गैस होता है, और उससे क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी जो आती है ये आपका शुक्र ग्रह पे, तो रोशनी, सूरज की जो लाइट आ रही है, जो गर्मी आ रही है शुक्र ग्रह पर, वो CO2 के कारण वहीं पर रुकी रह जाती है, क्योंकि CO2 होता है भारी गैस, तो भारी गैस होने के कारण उसको गर्मी को रोक के रखता है, जिसके कारण शुक्र जो है दिन और रात हमेशा गर्म रहता है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है। इसीलिए सबसे ज्यादा गर्म ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र कहते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि बुध नजदीक है तो बुध गर्म होगा, ऐसा कतई नहीं है। बुध गर्म नहीं होता है, समझ रहे ना। बुध हालांकि दिन में बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस पे CO2 गैस नहीं है, मतलब जितना शुक्र ग्रह पे है उतना वहां पे नहीं है, लेकिन शुक्र ग्रह पर बहुत ज्यादा CO2 होता है, जिसके कारण शुक्र जो होता है बहुत ज्यादा गर्म ग्रह है, समझ रहे ना। बस इतना काफी है, इतना याद कर लोगे बहुत ज्यादा हो गया। शुक्र के बारे में इतना काफी है। अब आइए पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ना है। सिंपल भाषा में समझ लो कि पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, कौन सा, मून होता है, मून यानी चंद्रमा, समझ ना, जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहता है, समझ रहे कि समझ रहा है। अब कभी कभी क्वेश्चन एग्जामों में पूछ देता है क्या, उपसौर और अपसौर, याद रखना, एक पूछता है उपसौर और एक पूछता है अपसौर, तो याद रखो
एक तो उपसौर अपसौर किसे कहते हैं उसको भी बता दे रहे हैं, और उपसौर अपसौर किस डेट को होता है ये भी पूछता है। तो उपसौर किस डेट को होगा और अपसौर किस डेट को होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि उपसौर अपसौर किसे कहते हैं। तो मान के चलो कि ये हमारी पृथ्वी हो गया, ठीक है, यहाँ ई लिख देते, ये अर्थ हो गया, ये हमारा हो गया सूरज, ठीक है। तो ये पृथ्वी जो है ना ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हुए क्या करता है, मान के चलो यहाँ से चक्कर लगा रहा है, ऐसे पृथ्वी जो है ऐसे चक्कर लगाता है, चक्कर लगाते लगाते कभी यहाँ आता है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे ना तो सूरज से इसकी दूरी जो है बहुत ही कम है, यानी बहुत ही नजदीक है, और फिर ऐसे चक्कर लगा लगता है, जब यहाँ पहुंचता है तो देखोगे यहाँ जो है इसकी दूरी बहुत ज्यादा है। तो जहां दूरी ज्यादा होती है ना उसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। अपसौर वैसे स्थिति, मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच की ऐसी स्थिति जब पृथ्वी जो है सूरज से काफी दूर होता है तो उसे बोलते हैं अपसौर, और जो सबसे नजदीक होता है उसको बोलते हैं उपसौर। अब पूछता है कि ये कौन तारीख की ऐसा स्थिति आएगा, किस तारीख को आएगा, तो ध्यान रखो, ध्यान से समझो। उपसौर देखोगे तो उप जो लिखा है, उप में ये जो है इसको 3 बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है? 3 की तरह ही वो लिखा जाता है। तो याद रखना 3 जनवरी को उपसौर होता है, और अपसौर जो होता है 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को होता है। 2 ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, याद रखना। ऊ से सीधे सीधे समझ लो कि ऊ जो है 3 की तरह ही लिखा जाता है। तो 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई को अपसौर होता है। एक और ट्रिक है, क्या ये बताओ, अ बड़ा है या ऊ बड़ा है, कौन बड़ा दिख रहा है? अ बड़ा दिख रहा है, तो अ बड़ा दिख रहा है तो यानी बड़ा के 4 हो जाएगा, और ऊ यानी 3 दिख ही रहा है सीधे सीधे। तो 4 जुलाई को होता है अपसौर और 3 जनवरी को होता है उपसौर। याद रखना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये कि कब किस डेट को उपसौर होता है या अपसौर होता है। तो अब हमें नहीं लगता है किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में हो गया। अब आएंगे कौन सी, मंगल ग्रह के बारे में आएंगे। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है मंगल को लाल ग्रह? याद रखना, मंगल पे आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है बहुत ज्यादा है। क्या है? आयरन ऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा है, आयरन ऑक्साइड। इसके कारण क्या होता है, मंगल जो है लाल कलर का दिखता है। और साथ साथ मंगल ग्रह पर मार्स गैस बहुत ज्यादा है, मीथेन, समझ रहे ना, मीथेन CH4, मीथेन बहुत ज्यादा है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, समझ रहे ना। इसके कारण भी थोड़ा सा रेड रेड धुंधला टाइप का दिखते रहता है मीथेन गैस के कारण, समझ रहे ना। और मंगल जो है, मंगल का 2 गो उपग्रह है, इसको बोला जाता है, दोनों का नाम है डिमोस और फोबोस। जो सबसे छोटा उपग्रह है पूरी जो आपका सोलर सिस्टम है यानी सौर मंडल में, उसमें किसी ग्रह का अगर सबसे छोटा जो उपग्रह है किसका है, तो मंगल का है। डिमोस और फोबोस 2 उपग्रह हैं जो बहुत ही छोटे हैं, छोटे, समझ रहे ना, याद रखिएगा। बस ये इतना काफी आपको ये आंतरिक ग्रह के बारे में जानने के लिए काफी है। अब जो है आएंगे बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति और मंगल के बीच में है क्षुद्र ग्रह, समझ रहे ना। ये क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह है जो ये सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये भी, समझ रहे ना, ये चारों तरफ घूमते रहते हैं सूरज के, ये भी चक्कर लगाते हैं। देख सकते हैं यहाँ चक्कर लगा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी जा रहा है, यानी सूरज के चारों तरफ ये भी चक्कर लगा रहे हैं। अब बृहस्पति के बारे में क्या जानना है, तो बृहस्पति के जो होते हैं सबसे ज्यादा उपग्रह होता है। याद रखना, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके, तो बृहस्पति के है। और बृहस्पति जो है ना अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, सबसे तेज। 9 घंटा 58 मिनट, लगभग 55 मिनट, यानी लगभग ऑलमोस्ट 10 घंटा में, 10 आवर में 10 घंटा भी अपने जगह पर घूम जाता है, बहुत तेज घूमता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना, अपने जो यानी पृथ्वी के घूर्णन में कितना समय लगता है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी के घूर्णन में कितना समय लगता है। लेकिन बृहस्पति कितना लग रहा है, बृहस्पति का ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटा लगता है उसके घूर्णन में। उसके बाद देखेंगे कौन सी है, उसके बाद देखेंगे तो शनि ग्रह है। शनि से क्या पूछेगा कि कौन सा उपग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले हैं, ऐसे छल्ले मतलब ऐसे लेयर है, ठीक है। तो शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले होते हैं। और शनि का उपग्रह कितना है, तो 62 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है, 62 यानी 62 होते हैं उपग्रह। इसका एक उपग्रह जो है उसका नाम है टाइटन, जो काफी फेमस है। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि टाइटन जो है किसका उपग्रह है, तो किसका है, शनि का है, ठीक है। उसके बाद अरुण और वरुण, 2 ग्रह है जो सबसे लास्ट में है। एक का नाम है ये अरुण और इसका नाम है वरुण, ठीक है, अरुण और वरुण। वरुण को पूछता है क्या कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सूरज से बहुत ही दूर है तो ठंडा रहबे करेगा जी, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बर्फ, ग्लेशियर बहुत ज्यादा रहता है, समझ रहे ना, पूरी बर्फ बर्फ है यहाँ पे, ठीक है, मतलब पूरी तरह से ठंडा है यार, ठीक है, समझ रहे इस बार। अब ये अरुण, एक याद रखना, ये अरुण जो है यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पे जो अरुण जो आपको दिख रहा है ये हो गया हमारा अरुण। और यहाँ पे देखेंगे शुक्र ग्रह, ठीक है, ये शुक्र और यानी वेनस और अरुण जो है ये दोनों जो है, याद रखिएगा, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। यानी जितने भी ग्रह है जिस भी डायरेक्शन में घूमते हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में ये दोनों घूमता है, शुक्र और
कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा ग्रह जो है जो उल्टे दिशा में घूमते हैं, यानी बाकी ग्रहों के तुलना में उल्टी दिशा में घूमते हैं। कौन से ग्रह हो गए? अरुण और शुक्र ग्रह जो है उल्टी दिशा में घूमते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है कि उल्टी दिशा में घूमते हैं। अब ये हो गया हम लोग का पूरे सौर मंडल का ऑलमोस्ट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ी सी कुछ कुछ बच गया, जैसे कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। इस आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, और इससे ज़्यादा और कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। उपग्रह जो है पृथ्वी का कौन सा है? तो चंद्रमा है, याद रखिएगा। चंद्रमा जो है पूरी पृथ्वी का जो चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो याद रखना 27 दिन में, 27 दिन, लगभग 27 दिन 7 घंटा कुछ दिनों में ये अपना चक्कर लगा, 27 से 28 दिन माना जाता है ऑलमोस्ट, याद रखना। अगर पूरा एग्जैक्ट याद करना होगा तो 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में पूरी चक्कर लगाता है। लेकिन एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि चंद्रमा की जो लाइट जो है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचेगा? तो 1.25 सेकंड में, कितने में? 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है पृथ्वी पर। लेकिन एक बात ध्यान समझ लो कि मून का अपना कोई लाइट नहीं होता है। होता क्या है, सूरज की रोशनी पड़ता है चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर, यानी कि वहां से वापस रिफ्लेक्ट होकर, परिवर्तित होकर वो लाइट कहाँ पहुंच रही है? पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, तो वो जो जो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर पहुंच रही है, उसको पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.25 सेकंड लगता है, समझ रहना। ये क्या है? पृथ्वी की उपग्रह है। कौन सा? मून होता है। इसी तरह बहुत सारे उपग्रह जो है, कृत्रिम उपग्रह भी है। अलग अलग देशों ने अपना अपना उपग्रह बनाया। सबसे पहला उपग्रह जो है उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट, याद रखना। सबसे पहला उपग्रह क्या नाम था? आर्यभट्ट। और दूसरा एक उपग्रह है जो उसको बुलाया जाता है एजुसेट। क्या बोला जाता है? एजुसेट। एडुसेट यानी एजुसेट, ये दूसरे उपग्रह के नाम क्या था? एजुसेट। इसको बनाया गया एजुकेशन के लिए, यानी अलग अलग जगहों पर एजुकेशन को प्रसारित करने के लिए इस उपग्रह को बनाया गया, जो हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में यानी ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, बस इतना याद रखें, इतना काफ़ी आप लोगों को समझने के लिए। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है उल्का पिंड के बारे में कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो उल्का पिंड जो होता है ना, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्षुद्र ग्रह जो होता है, यही क्षुद्र ग्रह कभी कभी क्या होता है, इसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेता है, यानी जिसमें छोटे छोटे जो होते हैं उसको खींच लेता है पृथ्वी, अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींच लेता है। जब ये उल्का पिंड जब आपकी पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, समझ ना, जब पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है तो ये आगे आने के बाद क्या होता है, इसमें आग पकड़ लेता है। तो ये बताओ, मान के चलो ये हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक है, ये इसके ऊपर 5 जो है वायुमंडल, याद रखना। समताप मंडल, सबसे पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और सबसे लास्ट वाला वायुमंडल होता है। ये बताओ जो उल्का पिंड जो आ रहा है, किस मंडल में आते आते उसमें बहुत तेजी से आग पकड़ लेगा, यानी जलकर भस्म हो जाएगा। किस मंडल में, कौन से लेयर में आता है? आपको कमेंट करके बताना है कि किस लेयर में आते आते उल्का पिंड जो होता है पूरी तरह से भस्म हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो इसको याद रखना, उल्का पिंड जो होता है पृथ्वी की तरफ जब बढ़ता है तो उसमें आग लग के पूरी तरह से भस्म हो जाता है। इसको एक बार वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा उल्का पिंड जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, और ये देखो ऐसे ही उल्का पिंड आता है, बहुत तेजी से देख रहे हो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, और ये पृथ्वी की तरफ गिरेगा, जहां भी गिरता है वहां पूरी तरह से गड्ढा कर देगा। एक आपका महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। कौन सी झील है? लोनार झील। ऐसा माना जाता है कि ये उल्का पिंड के गिरने के बाद ही बना हुआ है। कौन सी झील? लोनार झील, जो कहाँ में है? महाराष्ट्र में, याद रखना। कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि लोनार झील जो है वो किस रूप से बना हुआ है, तो उल्का पिंड के गिरने के बाद बना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग एक और टॉपिक को देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसे कहा जाता है। देखो, सूर्य ग्रहण यहाँ देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। याद रखो, सबसे पहले याद रखना है कि जो सूरज जो होता है, और ये मून और ये पृथ्वी अर्थ, तीनों जब एक ही रेखा में आ जाती है तभी ग्रहण लगता है, समझ ना। चाहे यहाँ मून हो या आपका अर्थ हो, देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि ये मून जो है, मून आ गया है बीच में, यहाँ ये अर्थ है और ये हमारा सन है, सूरज। जब ये तीनों एक रेखा में, देख सकते हो कि एक ही सीधी में आ गए हैं, तभी ग्रहण लगता है। अभी बताओ कि ये कौन सा ग्रहण लगा होगा, तो ध्यान समझो, अभी मैं बता रहा हूं, समझ जाओगे, ध्यान समझो। सूरज की रोशनी जो है कहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, कहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, पृथ्वी पर नहीं पहुंच रहा है, तो किसको ग्रहण लग गया है, यानी सूरज को ग्रहण लग गया है। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही हो तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण लग गया है, यानी सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही है। अब बताओ कि सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो वो दिन यानी वो रात या वो दिन कौन सी होगी, अमावस्या होगी या पूर्णिमा होगी। अमावस्या मतलब होता है अंधेरा और पूर्णिमा मतलब होता है उजाला। तो जाहिर सी बात है सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं रहा है पृथ्वी तक, तो अमावस्या होगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस में, कब में, अमावस में।
कब लगता है? अमावस में, यानी कि अमावस की रात में, यानी अंधेरी रात में क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। चलो ना, अंधेरी मतलब अंधेरा हो जाता है, जाहिर सी बात है सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं रहा है तो अंधेरा ही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे क्या, बीच में मून आ जाता है, यानी बीच में मून आ गया, इसीलिए सूरज की रोशनी जा नहीं पा रहा है या पृथ्वी पर जा नहीं पा रहा है। ये हल्की हल्की जाता है, यानी ऑलमोस्ट ज्यादा जगहों पर नहीं जा पाता है, समझ रहे ना। इसी को बोलते हैं क्या? सूर्य ग्रहण। अब ये चंद्र ग्रहण क्या है, यहाँ ध्यान समझो, यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट रूप से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आप कि ये जो है आपका, देखेंगे यहाँ पर तीनों जो है एक रेखा पे आ गया, देख सकते हैं ये तीनों जब जब भी एक रेखा पे आएंगे, यहाँ अलग है तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही एक रेखा में आ गया तो सूर्य ग्रहण हुआ, यहाँ आ गया तो चंद्र ग्रहण हो गया। समझ रहे किस पर है? ये जो है यही इसी को बोला जाता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। याद समझ आ रहा है किस पर है? इसको बेहतर तरीके से देखोगे तब समझ आ जाएगा बहुत बढ़िया से। सूरज और ये देखो, ये कैसे कैसे लग रहा है, यहाँ पर साइड में रह रहा है तो कोई भी ग्रहण ले रहा है, लेकिन जैसे यहाँ आ गया बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण, और इधर चला गया तो क्या लग गया? चंद्र ग्रहण लग गया। ये है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेंगे, बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि अब बताओ, ये जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्र ग्रहण के समय में क्या होता है कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि ये पृथ्वी जो है बीच में आ जाता है और मून, यानी कि सूरज की रोशनी जो है कहाँ नहीं पहुंच पा रहा है? चंद्रमा पर नहीं पहुंच रहा है, तो किसको ग्रहण लग गया? चंद्रमा को ग्रहण लग गया, क्योंकि लाइट पहुंच ही नहीं रहा है तो चंद्रमा जो है दिखेगा कैसे? नहीं दिखेगा जी, तो चंद्र ग्रहण लग गया। तो अब बताओ कि वो समय जो है कैसा होगा, यानी वो कब लगेगा, ऐसा स्थिति कब आएगा? कब आएगा? जब जो है तो ये जो होता है पूर्णिमा का दिन होता है। कब होता है? पूर्णिमा का दिन होता है, याद रखना पूर्णिमा का दिन होता है। ठीक है, तो ये था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सिर्फ सिंपल भाषा में याद रखना है कि सूर्य ग्रहण में पृथ्वी जो मून जो है चंद्रमा बीच में आ जाता है, और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि समझ रहा है? इसको बेहतर तरीके से समझ लेना है। यहाँ नहीं समझ आ रहा होगा तो एक वीडियो को रोक कर देखिएगा, समझ आ जाएगा, देख सकते हैं, आराम से समझ आ जाएगा कि कैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग रहा है। ठीक है, अब अगले टॉपिक में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 7 महादेश है। पहला है एशिया, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे देखेंगे तो ये है अंटार्कटिका। 7 महादेश है, सातों महादेश का आपको नाम याद रखना है, समझ रहे ना। एक एक करके सबके बारे में धीरे धीरे समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग एशिया के बारे में। एशिया में क्या क्या चीज़ है? तो एशिया में जो है क्वेश्चन पूछेगा क्या कि एशिया से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा होकर गुजरती है। एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से भी गुजरती है, ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है और एशिया से भी गुजरती है, क्योंकि भारत जो है एशिया में ही है ना जी, ये है हमारा प्यारा भारत, समझ रहे ना। तो एशिया की सबसे बड़ा देश पूछेगा जनसंख्या के मामला में, तो कौन सा होता है? चीन होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा देश है, तो चीन है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश। और एरिया यानी क्षेत्रफल के मामले में पूछेगा तो रूस सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा देश पूछेगा तो मालदीव है। कौन सा? मालदीव, ये भारत के जस्ट नीचे है मालदीव, समझ रहे ना। तो सबसे छोटा देश मालदीव, सबसे बड़ा देश रूस, और जनसंख्या का मामला में चाइना। सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो यांगसी नदी है, जो चाइना में है। कौन सी नदी? यांगसी नदी चाइना में है, समझ रहे ना। सबसे बड़ी पर्वत पूछेगा, यानी एशिया की, अभी एशिया का ही बता रहा हूँ, याद रखना, वर्ल्ड की नहीं बता रहा हूँ। एशिया की सबसे बड़ी पर्वत कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरी वर्ल्ड में भी सबसे ऊंचा है, एशिया का भी है और पूरी वर्ल्ड का भी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। लेकिन ध्यान रखो, पिछली बार सीटेट के एग्जाम में 8,848 भी दिया हुआ था, दूसरी एग्जाम में 8,850 भी दिया हुआ था, समझ रहे ना। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। कई एग्जामों में 8,848 दे देता है और कई एग्जामों में 8,850 दे देता है। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई भी हो आपको मार देना है, टिक लगा देना है, एक नंबर उठा लेना है किसी भी तरह, समझ रहे ना। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट है एशिया में। जगह पूछेगा तो नेपाल में। उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसी को बोला जाता है माउंट एवरेस्ट, यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 या 50 मीटर, समझ रहे ना। इसको नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, समझ रहे ना। अब एशिया की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो कैस्पियन जो है, कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील है एशिया की। ये था एशिया की सबसे बड़ी नदी हो गया, नदी हो गई यांगसी नदी, पर्वत हो गया माउंट एवरेस्ट, झील होगी कैस्पियन, बड़ा देश हो गया आपका रूस, जनसंख्या में बड़ा हो गया चाइना, छोटा हो गया कौन सा? मालदीव, समझ रहे हो?
पूरे वर्ल्ड में इसका जो एरिया जो छेका हुआ है लगभग 30%, यानी 29.5%, 29.5% जो है पूरा एरिया छेका हुआ है पूरे जो संसार का, जो मतलब जितना जो बड़ा है, ये लगभग 29% यही छेक के रखा हुआ है। ठीक है, अब अगला जो है महादेश को देखते हैं, कौन सी, अफ्रीका को देखते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका से क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है क्या समझना है कि यहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा पूछता है कौन सा ऐसा महादेश है जिसमें तीनों रेखा जिसे गुजरी हुई है, तो अफ्रीका है जिसे तीनों रेखा गुजरी हुई है। याद रखिएगा, तीनों रेखा किससे गुजरी हुई है, तो अफ्रीका से गुजरी हुई है, कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका विषुवत रेखा, तीनों रेखा गुजरी हुई है। यहाँ पर एक मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सहारा मरुस्थल काफी बड़ा मरुस्थल है। पूछता है कि संसार के सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा देश पूछेगा तो कौन सी है, अल्जीरिया। कौन सी देश है, सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। याद रखिए कौन सा देश है, सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। तो यहीं पे वीडियो को रोकते हैं क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन वगैरह चल रहा है, जिसमें पता ही आपको इलेक्शन के समय ही नेता सबका थोड़ा सा ज़्यादा प्रचार वगैरह चलता है, तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है अगला जो वीडियो है वो कोशिश किया जाए कि आज ही उसको शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा, या कल जो है पूरी एसएसटी का कोशिश किया जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। अभी तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, हमें नहीं लगता है काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और यहाँ जहाँ भी आपको दिक्कत लग रहा होगा, जितनी वीडियो अपलोड किया जा रहा है इसमें कहीं भी किसी भी तरह का अगर दिक्कत लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच गया हम लोग का ये महादेश और महासागर, इनको कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरी एसएसटी को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।